हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रेणु गौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने चैनल रेणु गौड़ पाठशाला में। तो व्यूअर्स, हम लोग वाच्य पढ़ रहे थे। हमने वाच्य के अंदर पढ़ा था कि वाच्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य वाक्य और दूसरा अकर्तृवाच्य वाक्य। तो कर्तृवाच्य वाक्य हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अकृतवाच्य वाक्य। अकृतवाच्य वाक्य जो है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। तो जो कर्मवाच्य होता है, आज पहले उसको हम समझ लेते हैं कि कर्मवाच्य जो है वो क्या होता है और इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्या होता है, इसको उदाहरण के साथ जो है हम लोग समझते हैं जरा। तो देखिए, जो कर्मवाच्य है, ये नाम से ही इसका पता चल रहा है कि कर्मवाच्य यानी इसमें कर्म प्रधान होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कर्तृवाच्य में क्या था, कर्ता प्रधान था। जो लिंग जो क्रियापद है वो कर्ता के लिंग के आधार पर और उसके वचन के आधार पर उसके अनुसार बदल दी जा रही थी। ऐसे ही कर्मवाच्य में जो है वो कर्म प्रधान होगा। सबसे मेन चीज क्या होगी, कर्म प्रधान होगा। और दूसरा क्या होगा कि क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार लिखी जाएगी या बदलेगी। ठीक है। और तीसरा जो इसका पॉइंट है मुख्य, कि इसमें केवल जो सकर्मक क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कृतवाच्य में हमने पढ़ा था कि उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के क्रिया वाले वाक्य आते हैं, लेकिन जब हम कर्मवाच्य को पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल सकर्मक क्रियाएं ही इसमें आएंगी। ठीक है। और कर्म प्रधान होगा, क्रिया जो है वो कर्म के लिंग और वचन के आधार पर बदलेगी और सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होगा। तो इसको हम उदाहरण के हिसाब से हम इनको समझ लेते हैं कि जो इसके ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स उदाहरण के हिसाब से किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं वो इसमें देखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो उदाहरण है वो है कि यह लेख महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। अब देखिए कि कर्म तो आप लोगों को मालूम ही है कि कर्म क्या होता है, जब हम क्रियापद पर क्या लगाते हैं और हमें जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। ठीक है। तो उस कर्म के आधार पर जो है वो क्रिया बदलेगी इसमें। तो अब देखिए, यह लेख महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। अब क्या लिखा गया, अगर हम यहाँ इस पर क्या लगाएं, क्या लिखा गया, तो क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। इसका मतलब जो कर्म होगा वो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कर्म क्या होगा, लेख होगा। ठीक है। और लेख का अगर हम लिंग और वचन देखें तो लेख एक वचन में होता है और पुल्लिंग होता है। तो इसीलिए जब ये एक वचन और पुल्लिंग है तो यहाँ पर लिखा गया क्रिया भी जो है वो क्या हो गई, एक वचन और पुल्लिंग में हो गई। ठीक है। अगर हम देखें लेख की जगह हम इसमें कविता लिख देते हैं, कविता। अब कविता क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो हमारी स्वतः ही इसके हिसाब से यानी कर्म के हिसाब से क्या लिखी गई, कविता लिखी गई, यानी कर्म क्या हो गया, कविता हो गया। तो कविता जो है ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए इसके हिसाब से क्रियापद में भी बदलाव आ जाएगा और लिखी गई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इस तरीके से। दूसरा उदाहरण अगर हम पढ़ते हैं तो राम से यह किताब नहीं पढ़ी जाती। अब देखिए, राम से, राम तो क्या है, पुल्लिंग है, जो करता है वो पुल्लिंग है। इसके हिसाब से हम क्रियापद को देखेंगे तो ये नहीं है क्रियापद। क्रियापद किसके हिसाब से है, कर्म के हिसाब से। इसमें कर्म कौन सा है, तो हम क्रियापद पर क्या लगाएंगे तो हमें कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो यानी क्रिया क्या है, पढ़ना। तो क्या नहीं पढ़ी जाती, क्या नहीं पढ़ी जाती, अगर हम इस पर क्रियापद पर क्या लगा देते हैं तो क्या नहीं पढ़ी जाती,
किताब नहीं पढ़ी जाती। क्या नहीं पढ़ी जाती? किताब नहीं पढ़ी जाती। तो किताब क्या हो जाएगा? इसमें कर्म हो जाएगा। और किताब का अगर हम लिंग देखें तो किताब क्या होती है? अगर लिंग कैसे हम पहचानेंगे कि जो भी हमारा जिसका भी हमने लिंग पता करना है उस पर एक रेंडमली ऐसे ही जनरल जो आप वाक्य बनाते हैं इस तरीके के वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि वो किस लिंग में आता है। जैसे हम सरल शब्दों में अगर हम कहें कि एक किताब मेज पर रखी हुई है, ठीक है, तो रखी हुई है, स्वतः ही पता चल रहा है किताब रखी हुई है, इसका मतलब किताब क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब किताब जो कर्म है वो किताब बन गया है तो किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो उसके हिसाब से जो हमारा क्रियापद है वो भी पढ़ी जाती उसके हिसाब से क्रियापद भी बदल गया और वो बन गया पढ़ी जाती, ठीक है। अगर किताब की जगह मैं साथ के साथ आपको तुलना करके भी कंपैरिजन करके भी बता रही हूँ। देखिए अगर इसकी जगह किताब की जगह अगर हम यहाँ लिख देते हैं उपन्यास, अगर हम यहाँ लिख देते हैं उपन्यास, यानी अगर हमारा कर्म जो है वो किताब नहीं होता है उपन्यास होता है तो उपन्यास क्या है? उपन्यास का अगर हम लिंक देखें, उपन्यास में एक वाक्य बनाइए तो देखेंगे आप कि मेज पर एक उपन्यास रखा हुआ है या यह उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तो हमें खुद ब खुद पता चल रहा है वाक्यों से कि उपन्यास का जो लिंग है वो क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो उपन्यास, राम से यह उपन्यास नहीं, तब हम क्रियापद क्या करेंगे? पढ़ी जाती या नहीं करेंगे? तब हम इसको क्या करेंगे? पढ़ा जाता। यानी जैसा कर्म होगा, कर्म का जो लिंग होगा वही लिंग जो है क्रिया में भी परिवर्तित हो जाएगा। क्रिया का लिंग भी जो है उसी हिसाब से, क्रिया भी उसी हिसाब से, क्रिया यानी जो कर्म का जो लिंग होगा उसी हिसाब से हमारा क्रिया का पद लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आपके दोनों के दोनों जो ये दो पॉइंट है ये क्लियर हुए होंगे आप लोगों को कि एक तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान वो अपने आप ही पता चल रहा है क्योंकि उसी के हिसाब से क्रिया और उसी के हिसाब से सारा कुछ दिख रहा है, तो कर्म प्रधान हो गया। दूसरा क्या है कि क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदल रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि छात्रा द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो क्रियापद पर अगर हम क्या लगाते हैं? क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म क्या होगा? पत्र, ठीक है। अब पत्र पे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो मैंने एक पत्र लिखा या राम ने पत्र लिखा, तो किसी के लिए भी, चाहे वो लड़की या लड़का हो, कहीं पर भी अगर आप पत्र शब्द उसके साथ लगाते हैं तो क्रिया जो है वो हमेशा ये दिखाता है कि पत्र क्या है? पुल्लिंग है। तो जब पत्र पुल्लिंग है तो उसी के हिसाब से लिखा जाता है, क्रिया भी जो है उसी के हिसाब से बनती है। इसकी जगह अगर पत्र की जगह अगर हम यहाँ पर पत्र की जगह अगर हम यहाँ लिखते हैं कि छात्रा द्वारा पुस्तक, ठीक है। अगर हम यहाँ पुस्तक लिख देते हैं तो पुस्तक, किताब को पुस्तक कहा जाता है, तो किताब अगर पुस्तक हम कहते हैं तो पुस्तक क्या है? अगर पुस्तक पर अगर हम वाक्य बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैंने पुस्तकालय से एक पुस्तक ली है, ठीक है। तो यानी पुस्तक क्या है? उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुस्तक क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर फिर पुस्तक लिखा जाता नहीं होगा, जो क्रियापद है वो भी तुरंत बदलकर क्या हो जाएगी? लिखी जाती है, ठीक है। छात्रा द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। तो जैसे ही हमारे कर्म का लिंग चेंज हुआ वैसे ही हमारा क्रियापद भी बदल गया। ऐसे ही अगर हम चौथे उदाहरण पर जाते हैं,
सोनिया द्वारा गीत गाया जाता है। अब क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है, यानी यहाँ कर्म क्या होगा? गीत होगा। और गीत पर अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। राम ने एक गीत गाया, या शीला ने एक गीत गाया, या सोनिया ने गीत गाया। तो आप चाहे किसी भी कर्ता चाहे कैसा भी हो, कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गीत पे अगर आपने जैसे सब सेंटेंस बनाया, तो गीत का पता चल रहा है उसमें कि गीत जो है एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो पुल्लिंग गीत के हिसाब से ही हमारा क्रियापद हो गया गाया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही सेंटेंस में क्रिया में बदलाव हो रहा है। और दूसरा आपका जो है जैसा कर्म होगा, जिस लिंग में कर्म होगा, उसी लिंग में आपकी क्रियापद भी होगी। और तीसरी बात है कि जो मुख्य है उसमें क्या है कि जो सारी क्रियाएं जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है? सकर्मक है। सकर्मक यानी अगर हम क्रियापद पर क्या लगा रहे हैं तो हमें उसका उत्तर मिल रहा है, तो सारी की सारी क्रियाएं क्या हो गई? सकर्मक क्रियाएं हो गई। तो इस तरीके से आपको कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? देखिए, इसमें भाव प्रधान होता है। ठीक है, जैसे इसमें कर्म प्रधान होता है, ऐसे ही इसमें भाव प्रधान होता है। तो भाववाच्य में क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि भाव प्रधान होगा। दूसरा क्या है? क्रिया भाव के अनुसार होगी। जैसे यहाँ कर्म के अनुसार लग रही थी, ऐसे ही यहाँ भाव के अनुसार लगेगी। और भाव के अनुसार एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कहते हैं कि क्रियापद भाव के अनुसार लगेगी, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि क्रियापद जो है वो पुल्लिंग और एक वचन में ही होगा हमेशा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि अगर हम ये कहते हैं कि क्रियापद जो है वो भाव के अनुसार होगा, तो भाव के साथ हमेशा जो है क्रियापद क्या लगता है? पुल्लिंग लगता है और एक वचन लगता है। और चौथी जो है वो मुख्य ध्यान में रखने वाली बात है कि भाववाच्य में जो क्रियाएं होंगी, जो वाक्य होंगे, वो कैसे वाक्य होंगे? अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कृतवाच्य जो हमने पढ़ाया उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं थी। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होंगी। अब इसको हम उदाहरणों से समझ लेते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए कि लड़की से गाया जाता है। लड़की से गाया जाता है। अब देखिए, गाया जाता है, गाना, यानी गाना जो है वो क्या है? एक भाव है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, केवल उसको फील कर सकते हैं, इसलिए वो जो है उसको महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो एक भाव है। तो लड़की से गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? क्या गाया जाता है ये नहीं, अगर हम यहाँ लगाते हैं क्या गाया जाता है, तो कहीं भी उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक अकर्मक वाक्य है, क्योंकि आंसर नहीं मिल रहा है इसका। कौन गाता है ये पता चल रहा है कि लड़की गाती है, लेकिन क्या गाया है ये नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए जो है उत्तर जब नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, और दूसरा जैसे हमने बताया कि भाव के अनुसार जो है वो क्रियापद लगती है, तो देखिए हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में ही लगेगी, गाई जाती नहीं होगा, गाया जाता ही होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। तो पक्षियों बहुवचन में है, लेकिन ये करता है इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उड़ा जाता है, उड़ा नहीं जाता, सॉरी, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो उड़ना एक भाव है। उड़ा जो है वो एक भाव है। तो जब हम कहते हैं कि पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, अब देखिए उड़ा भाव है, ठीक है, गाया भाव है। अगर क्या नहीं उड़ा जाता तो पता नहीं चल रहा, आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये कर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, और नहीं जाता क्रियापद क्या हो गया? एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, तीसरा उदाहरण में हम देख लेते हैं कि बच्चों से लिखा जाता है। बच्चों से लिखा जाता है। ठीक है, तो लिखना जो है वो भाव हो गया
और जाता है, क्रियापद उसी के हिसाब से क्या हो गई, एक वचन और पुल्लिंग में हो गई। ऐसे ही अगर हम चौथे पॉइंट को लिखकर देखें, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा क्या हो गया, भाव हो गया, ठीक है। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो जाता ये एक वचन और पुल्लिंग में हो गई। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में भाव प्रधान होगा और भाव के हिसाब से, चाहे आपके कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो, एक वचन में हो, बहुवचन में हो, कुछ भी हो, उसका फर्क जो है वो उसका प्रभाव क्रियापद पर नहीं दिखता है। क्रियापद पर किसका प्रभाव दिखता है, भाव का प्रभाव दिखता है। और क्रियापद इसीलिए हमेशा जो है एक वचन और पुल्लिंग में होगी हमेशा। तो आप इससे आप देख सकते हैं कि अगर अकर्मक क्रियाएं हैं और उसमें एक वचन और पुल्लिंग में जो है वो क्रियापद लगा हुआ है, तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो भाववाच्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाच्य के आपके तीनों प्रकार जो है वो पूरे हो गए हैं। कृतवाच्य भी हो गया है। अब कृतवाच्य के दोनों प्रकार जो है वो आज हमने बता दिए हैं, कर्मवाच्य भी और भाववाच्य भी। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें और आप इनका फायदा उठाते रहें, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।